नमस्कार। सेकंड ग्रेड जीके के लिए इकोनॉमिक वाले पार्ट में 4 टॉपिक है। कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र है और व्यापार है। तो हम पहले ये टॉपिक ले लेते हैं, भारत का विदेशी व्यापार। प्रवृत्तियाँ, संरचना, दिशा, तीनों उसमें दे रखे हैं। तीनों ही चीज़ों को हम देखेंगे कि प्रवृत्तियाँ, संरचना और दिशा। आर्थिक सर्वेक्षण जो भारत सरकार का 2025-26 उसके अनुसार डाटा है और परीक्षा में प्रश्न आने की पूरी प्रबल संभावना है। इन चारों टॉपिक से कभी 4 प्रश्न, कभी 5, कभी 6, अधिकतम 7-8 तक भी आए हैं, परंतु पूरी संभावना है कि 4 तो आएंगे, एक कृषि, एक उद्योग, एक अर्थव्यवस्था, इसमें व्यापार आदि से। तो कोशिश ये रहेगी कि इस क्लास से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिले। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे भेज दी है ताकि आप रिवीजन कर सको, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें याद रखने वाले डाटा है उनको अंडरलाइन करके और रेड कलर से भेजी है। यहाँ तो थोड़ा आपको दिखाई साफ दे इसलिए ब्लैक बैकग्राउंड रखा है, उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, 3-4 पेज की है। तो शुरू करते हैं। वैदेशिक क्षेत्र की वर्तमान प्रवृत्तियाँ, ट्रेंड्स इन फॉरेन ट्रेड। तो वैश्विक स्तर पर बढ़ता संरक्षणवाद, एक तो संरक्षणवाद बढ़ रहा है कि हर देश चाहता है कि वो उसकी चीज़ों को फ़ायदा मिले। दूसरा है भू राजनीतिक तनाव, जैसे रूस यूक्रेन संघर्ष तो चल ही रहा है 2022 से, साथ ही साथ अभी ईरान अमेरिका वाला भी था, परंतु उसका प्रभाव अगले इकोनॉमिक सर्वे में अपन देखने को पड़ेंगे, तो इसलिए जो है वो उसमें आएगा। तो यहाँ पे हम वो चूँकि वर्तमान घटनाक्रम और अभी चल रहा है तो उससे प्रश्न इस व्यापार क्षेत्र में आने की संभावना कम है, फिर भी हम देखेंगे आगे चीज़ें। और हाइपर वैश्वीकरण के दौर से दूर होते संरचनात्मक बदलावों के बावजूद भारत के वैदेशिक व्यापार प्रदर्शन ने मजबूत लचीलापन दर्शाया है। कुल निर्यात की बात करें, कुल निर्यात में वस्तु भी आ जाती है और सेवा भी आ जाती है। वस्तु का मतलब तो सामान हो ही गया, सेवा का मतलब हो गया यहाँ से कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई और लोग जाते हैं, या फिर जैसे कॉल सेंटर की है आदि सुविधाएं, वो सब तो सेवा क्षेत्र। दोनों को मिलाकर जो है कुल निर्यात, निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट, यानी भारत से कितना सामान बाहर गया विदेशों में। तो वित्त वर्ष 2024-25, जिसको फाइनेंशियल ईयर 2025 की हम बात करें, तो भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड यूएसडी यानी अमेरिकन डॉलर में ही ये सारा मापा जाता है, 825 बिलियन। देखो मिलियन और फिर आता है बिलियन, जैसे इसमें आता है ना के 1000, ये सब्सक्राइबर में आप देखते हैं ना, फिर मिलियन यानी 10 लाख, फिर बिलियन यानी 100 मिलियन, तो ऐसे तो 825 बिलियन। तो आपको ऐसे ज़्यादा गहराई में तो मान लो अब चीज़ें याद रहती नहीं हैं, तो आप इतना ध्यान में रख लें कि भारत का कुल निर्यात कितना रहा, तो 825 बिलियन डॉलर। भाई जितना अपने डाटा अपने को मिलते हैं इकोनॉमिक सर्वे में उसके अनुसार हूबहू वहीं से ये तैयार नोट्स है, तो 825 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया है। वार्षिक आधार पर वृद्धि कितनी हुई है? 6.1% की वृद्धि हुई है, 6.1, यानी कि पिछले साल जितना व्यापार हुआ था उसका 6%, 100 रुपये के पीछे 6% बढ़े हैं। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, ये अंडरलाइन भी किया है और पीडीएफ में आपको रेड कलर में भी मिलेगा। वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें तो ये जो 25-26 है इसकी पहली 6 मई जैसे हाफ ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो कुल निर्यात 418 रहा, तो 6 महीने में 418, तो अगले 6 महीने में अगर हम इसकी तुलना करें तो फिर कुल हो जाएगा 836, यानी इससे थोड़ा बढ़ना ही है। तो ये इसलिए दिखाया जाता है कि भाई अगले जो 6 महीने हैं तब तक ये 418 रहा है, उसके बाद के डाटा अभी आए नहीं हैं। तो इस हिसाब से आपको दोनों बातें, 24-25 का रहा 825 और 25-26 में शुरुआत के 6 महीने का रहा 418। ठीक है, वैसे ये चीज़ें आपकी थोड़ी पढ़ी हुई देखी हुई होगी तो ऑप्शन सामने आएगा तो आप पहचान पाओगे। तो ये तो कुल निर्यात की बात हो गई, वस्तु और सेवा दोनों। ठीक है, फिर केवल वस्तु का और देखेंगे। अब कुल आयात की बात करें यानी इंपोर्ट, जो अपने यहाँ पे आया है सामान, वस्तु और सेवा दोनों, सर्विस और वस्तुएं, गुड्स, तो 2024-25 में 7.4% की वृद्धि के साथ 919 बिलियन डॉलर। अब यहाँ पे ये डॉलर का प्रश्न मान लो नहीं आए और ये आ जाए कि आयात और निर्यात में ज़्यादा क्या रहा, तो आपका पढ़ा हुआ है तो आप ये सरल प्रश्न भी गलत नहीं होगा अगर आ जाए, या मान लो 4 फैक्ट आ जाए, 4 लाइन आ जाए।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुल जो निर्यात है अपना वो 825 बिलियन डॉलर है, कुल जो आयात है वो 919 बिलियन डॉलर है। तो एक बात तो आपके समझ में आई हो गई होगी कि सामान अपने जितना बेचा है उससे ज़्यादा हमने खरीदा है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ये तो देश की आवश्यकता के अनुसार चीज़ें होती रहती है। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे व्यापार घाटा, कि भाई व्यापार हमने जितना बेचा उससे ज़्यादा हमने खरीदा, इसलिए व्यापार घाटे की स्थिति है। परंतु यहाँ घाटा का मतलब यहाँ कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है, ये चीज़ें इकोनॉमिक के क्षेत्र में चलती रहती है। तो 919 बिलियन डॉलर समझ में आ गई बात। तो लगभग 100 बिलियन डॉलर के आसपास का फर्क आ रहा है। तो अब अप्रैल दिसंबर की बात करें इस हाफ ईयर में, तो कुल आयात रहा है, हाफ ईयर नहीं ये 8 महीने हो गए अप्रैल से दिसंबर, तो इसमें 730 बिलियन डॉलर। तो इसको तो भले आप रहने दो, इस पे आप थोड़ा ध्यान रख लेना 919, ठीक है। अब कुल व्यापार घाटे की बात करें तो वित्त वर्ष 25 में सेवा व्यापार अधिशेष के बावजूद सेवा व्यापार अधिशेष के मजबूत सहारे के कारण कुल व्यापार घाटा, ये देखो उसको रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, 94 बिलियन डॉलर रहा। 94, तो ये देखो 94 अपने आप ही आ गया। जैसे आप इसमें से 825 919 जो है, इसमें से अगर आप 825 पॉइंटों में आप निकालते हैं तो 4 और ये हो गए इसमें 94 हो गए ना इसमें, या इसमें 94 जोड़ ही दो ना, 5 4 9 और 9 2 11 8 1 9, ठीक है। तो ये पॉइंट की अगर बात करें 94.7 बिलियन, तो ये क्या है, व्यापार घाटा। समझ में आ गई ना कि बेचा हमने सामान थोड़ा कम, खरीदा ज़्यादा, तो इससे बोलते हैं व्यापार घाटा। और ये कितना रहा, 94। तो 3% या 3 फैक्ट यहाँ से सीधे निकल के आते हैं। कुल वस्तु और सेवा का निर्यात कितना, 825, आयात कितना, 919, तो घाटा कितना, 94 बिलियन डॉलर। सारी बात बिलियन डॉलर में चलेगी, ये ऐसे डॉलर का चिन्ह होता है और इसी से थोड़ा ये बी का सा चिन्ह होता है, तो बिलियन डॉलर की बात चल रही है, ध्यान रखना। ये बात क्लियर हो गई आपके। अब अगली बात, अप्रैल दिसंबर में, यानी ये जो अप्रैल से दिसंबर 2025 तक की अवधि की बात करें तो 96 बिलियन डॉलर रहा, ठीक है। तो 2025 का ये याद रख लेना भले ही। अब है वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी। अब यहाँ पे एक लाइन थी कि सेवा व्यापार अधिशेष, यहाँ ये ध्यान रखना, आगे हम देखेंगे कि वस्तु और सेवा दोनों को गिना है। अभी सेवा के मामले में हम अधिशेष में है, फायदे में है कि वस्तुएं हमें ज़्यादा मंगानी पड़ रही है, परंतु सेवा की बात करें तो जितने सेवा क्षेत्र की हम चीज़ें ले रहे हैं उससे ज़्यादा हम सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर में हम चीज़ें दे रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर में भारत जो है व्यापार घाटे में नहीं है, बल्कि व्यापार अधिशेष उसको बोलते हैं, उसमें है, बेनिफिट में है। अब वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी, यानी पूरे विश्व के जो व्यापार हो रहा है उसमें क्या हिस्सेदारी है, कैलेंडर वर्ष 2005 से 2024 तक का बदलाव। तो वैश्विक पण्य, पण्य का मतलब होता है वस्तु, निर्यात में हिस्सेदारी लगभग दोगुनी होकर 1% से बढ़कर 1.8 हो गई है। तो विश्व का जो कुल व्यापार है विश्व का, उसमें भारत की हिस्सेदारी है 1.8 निर्यात के मामले में। और वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात के मामले में सेवा यानी सर्विस सेक्टर की बात करें तो इसमें 4.3 है, ठीक है। विविधीकरण सूचकांक, अंकटाड की रिपोर्ट, अंकटाड क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी व्यापार विकास के लिए एक संगठन है ये यूएन का। व्यापार साझेदारी के विविधीकरण मामले में भारत ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ शब्द आप समझ रहे होंगे, ग्लोबल यानी पृथ्वी, गोल है ना ग्लोबल पृथ्वी, उसका साउथ का हिस्सा यानी दक्षिण एशिया या दक्षिण वाला हिस्सा, जो दक्षिण का हिस्सा है पृथ्वी का, उन देशों में चीन और यूएई के बाद तीसरे स्थान पर भारत आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको रेड किया हुआ देखो कि चीन ग्लोबल साउथ में चीन 1 नंबर पे है, यूएई भी है, तीसरे नंबर पे भारत है व्यापार साझेदारी के मामले में, जो जितना ज़्यादा व्यापार करता है उसमें। 3.2 स्कोर, 3.2 स्कोर ग्लोबल नॉर्थ के सभी देशों से अधिक है। वस्तु व्यापार विविधता में भारत ग्लोबल साउथ में चौथे स्थान पर है। वस्तु विविधता की बात करें तो चौथा है, और व्यापार की बात करें व्यापार साझेदारी की तो तीसरा है। अब आप कंफ्यूज नहीं हो, ये तीसरा याद रख लेना मुख्यतः। अब है चालू खाता घाटा। चालू खाता क्या होता है, ये वो चालू नहीं है कि बड़ा चालू है, ऐसे नहीं, चालू मतलब करंट, जो लेन देन का चलता रहता है अकाउंट।
तो वित्त वर्ष 2026 की पहली 6 मई जो है शुरुआत के जो 6 महीने हैं, यानी कि अप्रैल से आगे के 6 महीने, तो चालू खाता घाटा कम होकर USD 15 बिलियन रह गया। यानी कि अपना जो व्यापार का घाटा है वो GDP का 0.8% है, जो वित्त वर्ष 2025 की पहली 6 मई में GDP का 1.3 था। तो ये चालू खाता घाटा कितना है GDP का? 0.8, ये भी आप याद रखना। अब है विदेशी व्यापार की संरचना। तो यहाँ पे देखो, जैसे व्यापार है ना, इसकी प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति होगी, ट्रेंड्स क्या है कि व्यापार के मामले में आयात कितना है, निर्यात कितना है, और अधिशेष अपने है नहीं, घाटा है तो कितना है, वो हमने देख लिया वस्तु और सेवा के मामले में। और फिर ग्लोबल साउथ में भारत की क्या स्थिति है। अब विदेशी व्यापार की संरचना और फिर दिशा। अब इसका स्ट्रक्चर जो है विदेशी व्यापार का, ये कैसा है। संरचना का मतलब हो गया कि भारत किन वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात कर रहा है, इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इकोनॉमिक में अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हमने PYQ किताब में दे रखे हैं, और आपको मैं YouTube पे भी करवा दूंगा, ये मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है, तो वस्तु व्यापार वस्तु और सेवा, देखो दो चीज़ होती है। एक तो होती है वस्तु का मतलब भाई आपने कंप्यूटर बेचा, साबुन खरीदी, पेट्रोल खरीदा, पेट्रोल से बनी हुई चीज़, पेट्रोल उत्पाद आपने बेचा, वेसलिन बेचा, ग्रीस बेचा, या कोई प्लास्टिक की चीज़ बेची, वस्तु हो गई। सेवा का मतलब मैंने आपको बताया कि सर्विस होती है, जैसे मान लो डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, और कोई चीज़ें, कोई सॉफ्टवेयर की हो गई, कोई MBA के क्षेत्र मान लो कोई कंपनी में कोई वहाँ जा रहा है पोस्ट पे, तो वो सर्विस की चीज़ हो गई। तो वस्तु और सेवा का आयात निर्यात। देखो अब पहले वस्तु की बात करते हैं कि वस्तु का कुल निर्यात कितना हुआ, एक्सपोर्ट कितना हुआ। तो अभी हमने दोनों चीज़ें देखी थी, यहाँ पे केवल हम वस्तु का देख रहे हैं कि 2024-25 में कुल वस्तु का 437 बिलियन रहा। इसमें गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न और आभूषण निर्यात का हिस्सा 78% रहा। बात समझ में आ रही है कि पेट्रोलियम का हिस्सा अपने बहुत कम है, कच्चा तेल हम मंगाते हैं और तैयार माल हम यहाँ से बेचते हैं। रत्न आभूषण, गैर रत्न चीज़ें हैं, आभूषण भी हम यहाँ पे बेचते हैं। ज़्यादा इसमें मान लो टेंशन हो रही है, गहराई में मत जाओ। अगली चीज़ देखो, प्रमुख निर्यातित वस्तुएं, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई हमने क्या क्या चीज़ें विदेशों में भेजी। तो पेट्रोलियम उत्पाद भेजे, यानी पेट्रोलियम कच्चा तेल हम यहाँ पे मंगाते हैं, फिर उसको तैयार करते हैं। उस दौरान कई पदार्थ तैयार होते हैं, प्लास्टिक और अन्य जो लुब्रिकेंट वगैरह, वो जो चीज़ें हैं, क्योंकि अपने यहाँ रिफाइनरी बहुत अच्छी है भारत में, रिफाइनरी सिस्टम। तो दूसरे जो देश है, छोटे देश है या मान लो रिफाइनरी कम है, उनको फिर भारत क्या करता है, पेट्रोलियम उत्पाद बेचता है। पेट्रोल नहीं है, ध्यान रखना, पेट्रोलियम उत्पाद है। दूसरा, दूर संचार उपकरण, दूर संचार यानी यही मोबाइल से संबंधित चीज़ें, इनके उपकरण। उसके अलावा दवा का मामला, तो ये हो गई। फिर दवा के मामले में भी भारत क्या है, काफ़ी आगे हैं। दवाइयाँ बनाना, फिर उनको विदेशों में बेचना, भेजना। जैविक उत्पाद, ये भी हो गई। तो इन क्षेत्रों की हिस्सेदारी कुल निर्यात में 1/4 है। तो यहाँ से आपके एक प्रश्न बन सकता है, क्रम से सेट करना कि सबसे ज़्यादा निर्यात क्या होता है। तो पेट्रोलियम उत्पाद का, फिर दूरसंचार उपकरण, फिर दवा, फिर जैविक उत्पाद, या कौन सी चीज़ें हैं, ग्रुप आ जाए तो ये चीज़ें हैं। विशेष वृद्धि, दूर संचार के जो उपकरण है, दूर संचार में टेलीफोन, इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें, इनके निर्यात में चिप हो गई, और हो गई, सॉफ्टवेयर हो गए, 51%, तथा दवा निर्माण में 11% की भारी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। जो भारत के वैश्विक फार्मास्यूटिकल क्या होता है, ये दवा का काम, उसको फार्मास्यूटिकल बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक में आ गई उपकरण की चीज़ें, हब बनने की ओर संकेत करती है कि भारत एक हब बनने जा रहा है, यानी एक बहुत बड़ा उत्पादन का केंद्र बनने जा रहा है। इसके अलावा मोटर वाहन और रेडीमेड कपड़ों के मामले में वृद्धि स्थिर है, यानी बराबर चल रही है। उसके मामले में भारत काफ़ी आगे है। तो बात समझ में आ गई। वस्तु की बात हम करें और वस्तु में हमने क्या निर्यात किया, तो 4 चीज़ें आपके सामने निकल के आई कि ये चीज़ें हमने निर्यात की है और इतना हमने निर्यात किया है। अब वस्तु और सेवा का दोनों मिलाएंगे तो 800 और कितना था उतना आ जाएगा। वो 850 था, कितना था जो 825, तो 825 आ जाएगा भैया, 437 और फिर ये उसका।
तो अभी तो केवल वस्तु निर्यात की बात है। अब वस्तु आयात की बात है कि भाई हमने खरीदा क्या क्या, फिर सेवा की बात आएगी। खरीदने की बात है या आने की बात है भारत में सामान, तो वित्त वर्ष 24-25 में कुल आयात 6.3% बढ़कर 721 बिलियन का रहा, केवल वस्तु का, ठीक है, सेवा का नहीं। अब प्रमुख आयातित वस्तुएं, अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई कौन सी चीज़ भारत में सबसे ज़्यादा आती है। इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा गहराई में भी नहीं जाना। तो कच्चा पेट्रोल, क्रूड ऑयल जो है, ये सबसे ज़्यादा हम खरीदते हैं। एक बहुत बड़ी अपने लिए चुनौती भी है। धीरे धीरे चीज़ें बदलेगी, जैसे इलेक्ट्रिक चीज़ें भी आ रही है, भारत में भी पेट्रोल के सोर्स नहीं मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से तो कच्चा पेट्रोलियम जो है, क्रूड ऑयल बोलते हैं उसको, वो कच्चा पेट्रोल एकदम ऐसे काला कीचड़ सा होता है, फिर उसको रिफाइनरी से तैयार होता है, तब उसमें से कई चीज़ें अलग निकलती है और फिर शुद्ध पेट्रोल जो हम गाड़ियों में भरवाते हैं वो तैयार होता है। तो ये कच्चा पेट्रोल जो है वो इन देशों से, जैसे रूस है, ईरान है, इराक है, और कुछ और देश है, कुछ अब अमेरिका से ले रहा है और देशों से। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है, सोना। सोना भी हमें बहुत खरीदना पड़ता है। भारत में भी है सोना, परंतु उसको प्रोडक्ट करके निकालते हैं, उसके बजाय फिर वो खरीदा हुआ जो वो भी लाते हैं। तो खरीदा हुआ लाते हैं, तभी आपने देखा कि सोने के अभी भाव काफ़ी बढ़े हुए, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ी। और सोना जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में और जो स्कूटी वगैरह है उनमें भी कुछ मात्रा में उपयोग होता है, उसे भी इसकी डिमांड बढ़ी है। और पेट्रोलियम उत्पाद भी हम आयात करते हैं। ऐसा नहीं कि हम पेट्रोलियम उत्पाद दे रहे हैं तो ले कुछ भी नहीं रहे, कुछ चीज़ें लेते भी हैं, जो सस्ती पड़ती है वो ले भी लेते हैं। तो आयात बास्केट, जो टोकरी है, बास्केट बोलते हैं उसको, कि भाई आयात बास्केट यानी आयात की वस्तुएं। तो प्रमुख समझ गए, सबसे ज़्यादा आयातित वस्तु कच्चा पेट्रोल यानी क्रूड ऑयल, उसके बाद में सोना, उसके बाद में वापस पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है। तो कुल आयात का 1/3 है, जितना भी है उसका 1/3 ये 3 आइटम है। विशेष प्रवृत्ति, घरेलू उपभोग और मजबूत औद्योगिक मांग के कारण, औद्योगिक मांग है ना इंडस्ट्री में भी, और घरेलू भी है भाई, कभी कुछ महिलाओं को बनाना होता है, कभी ब्याह शादी में कुछ देना होता है, कुछ लेना होता है, तो वो घरेलू मांग होगी, ठीक है। आभूषण शौक के लिए, कुछ बचत के लिए, कुछ कैसे ही। और औद्योगिक मांग के कारण सोने के आयात में 27% की वृद्धि हुई है, जो बड़ी एक डिमांड हो गई। तो तभी आपने कहा, सुना होगा कि मोदी जी ने कहा था कि 1 साल के लिए कोई भी फंक्शन हो, सोना नहीं काम में लेना। तो कारण ये था कि ईरान वाला मामला भी चल रहा था, तो चीज़ें और महंगी हो गई। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और मशीनरी, विद्युत और गैर विद्युत के आयात में भी भारी तेजी रही। तो मशीनरी में विद्युत से संबंधित और गैर विद्युत यानी बिना इलेक्ट्रिक, ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बिना इलेक्ट्रिक भी चलती है मशीनरी, तो ऐसी जो है भारी तेजी रही। अब वस्तु व्यापार घाटा। तो वस्तु के मामले में हम देख रहे हैं कि भाई केवल वस्तु जो है वो हमने भारत ने बेची 437 बिलियन डॉलर की और खरीदी 721 बिलियन डॉलर की। तो फायदा है कि घाटा? घाटा है, यानी हमें ज़्यादा खरीदना पड़ रहा है। तो ज़्यादा खरीदना पड़ता है तो वो कहलाता है व्यापार घाटा। तो वो कितना है? तो ये व्यापार घाटा 283 बिलियन डॉलर का है। आप उन दोनों में से घटाओगे तो 283 आएगा, ठीक है। अब कृषि निर्यात की बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें, तो मूल्य के आधार पर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक है। पहला सबसे बड़ा चीन है, फिर दूसरा भारत है। 2020 से 25 के दौरान कृषि निर्यात में 8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है 5 सालों में, और जो $34 बिलियन से बढ़कर $51 हो गया है। भारत के कुल पण्य निर्यात में कृषि निर्यात की हिस्सेदारी 11 से बढ़कर 14% हो गई है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत अगले 4 वर्षों में कृषि, समुद्री और खाद्य उत्पाद, कृषि हो गए, समुद्री यानी समुद्र से निकलने वाली चीज़ें जिसमें मछली और अन्य चीज़ें, को निर्यात को $100 बिलियन तक पहुंचाने का क्षमता रखता है। अब सेवा व्यापार की बात करें, भाई वस्तु में कृषि भी आ जाती है और भी चीज़ें आ जाती है, इलेक्ट्रिक और वो। अब है सेवा, सर्विस। तो सेवा के मामले में भारत की स्थिति व्यापार अधिशेष की है, फायदे की है। देखो कैसे सेवा निर्यात की बात करें, एक्सपोर्ट की, बाहर भेजने की, तो ऐतिहासिक उच्च स्तर रहा $387 बिलियन। 387 तो हो गया सेवा का, और वस्तु का निर्यात कितना था? 437। तो ये हो गया 437, ठीक है। इन दोनों को मोटा मोटी जोड़ो आप, 14, 12, 8, 824। ये पॉइंटों में है, तो हमने ऊपर पढ़ा था ना कि कुल वस्तु और सेवा निर्यात कितना था? $825 बिलियन।
ठीक है, तो वस्तु का और सेवा का अलग अलग और पढ़ लिया अब हमने। तो सेवा निर्यात हो गया ये। अब सेवा आयात की बात करें, इसमें देखो 13% की वृद्धि हुई है निर्यात में। ठीक है, अब आयात की बात करें तो आयात जो है 198 बिलियन डॉलर रहा। तो यहाँ पे आप अंतर देख लो कि हमने सेवा की चीज़ें जो है 387 बिलियन डॉलर की दी है, और हमने महंगाई जो है वो 198 बिलियन डॉलर की महंगाई है। मोटा मोटी 200 घटा लो तो भी 187 बच जाते हैं, यानी 188 के लगभग। तो सेवा व्यापार अधिशेष, ये आप माइनस कर लेना इसको। तो इसमें क्या हुआ, इसको अधिशेष बोलते हैं, यानी कि बेनिफिट की स्थिति है। वित्त वर्ष 2025 में सेवा व्यापार अधिशेष बढ़कर रिकॉर्ड USD 188 हो गया है। ठीक है, ये आप इसमें से घटाओगे तो ये 188 आ जाएगा, जिससे भारत के विशाल वस्तु व्यापार घाटे के लगभग 2/3 हिस्से को संतुलित कर देता है। तो अब अपना वस्तु व्यापार में हम घाटे में रह रहे हैं ना, तो सेवा व्यापार में फायदे में रह रहे हैं, तो हमें थोड़ा बैलेंस बना देता है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से सीधा सीधा मान लो प्रश्न आ जाए, 4 फैक्ट आ जाए कि भारत इस मामले में घाटे में है, इस मामले में फायदे में है, ये इतना रहा, ये इतना रहा। अब प्रश्न आ गया कि बाकी चीज़ें आपको याद हो या नहीं, आपको ये आ गया कि सेवा क्षेत्र में भारत व्यापार घाटे की स्थिति में है और इतने इतने डॉलर रहा, तो आप समझ आओ कि नहीं यहाँ पे हम फायदे की स्थिति में है। तो ये थोड़ा अंतर, बेसिक चीज़ें तो आप ज़रूर याद रख लेना। तो सेवा व्यापार के मामले में हम फायदे में है, 188 बिलियन डॉलर का फायदा इसमें हुआ, यानी व्यापार अधिशेष की स्थिति है। क्लियर। अब सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, ये कंप्यूटर में एप्लीकेशन चलते हैं, वेबसाइट चलती है, ऐप वगैरह ये सब चीज़ें, और व्यवसाय सेवाएं। तो भारत के कुल सेवा निर्यात में, अब कुल जो सेवा है सर्विस का जो ये था व्यापार, उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT। तो कंप्यूटर और IT के मामले में भारत सबसे आगे है चीज़ों में, सक्षम सेवाओं में ITज का दबदबा बरकरार है। कंप्यूटर सेवाएं सॉफ्टवेयर निर्यात का 2/3 हिस्सा है। तो जितना हम सेवा दे रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें तो यही है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, भारत दुनिया में GCC का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। स्टैनफोर्ड की AI इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत AI स्किल पेट में वैश्विक स्तर पर अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। तो AI स्किल की बात करें तो भी भारत अमेरिका के बाद में दूसरे स्थान पर है। तो समझ में आ गई बात आपके। सेवा क्षेत्र में भारत व्यापार अधिशेष में है, और सेवा क्षेत्र में भी सबसे ज़्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और IT के मामले में भारत ज़्यादा सेवा सर्विस की जो चीज़ें वो देता है, चाहे वो ऑर्डर पे तैयार करके दे, चाहे अपने यहाँ पे इंजीनियर वहाँ विदेशों में जाके पैसे कमाए, कुछ भी हो वो सब देश के लिए प्रॉफिट की बात है। क्लियर। अब है विदेशी व्यापार की दिशा। विदेशी व्यापार की दिशा से तात्पर्य कि भारत किस देश को सबसे ज़्यादा निर्यात करता है और किस से सबसे ज़्यादा आयात करता है। एक चीज़ आपको और बता दूं कि अपने चैनल पे पिछले 3-4 भर्तियों में मैं सेकंड ग्रेड का टॉपिक पढ़ाता आ रहा हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो इकोनॉमिक वाला तो ज़रूर करवा देता हूँ। तो विद्यार्थियों की डिमांड आती रहती कि इकोनॉमिक वाला पार्ट करवा दें, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है, फैक्ट ज़्यादा है और पता नहीं चलता कि कौन सा याद करें कौन सा छोड़ें। और गाइड है, पुस्तकें हैं या फिर इकोनॉमिक सर्वे, उसमें बहुत सारे डाटा दिए हुए हैं। तो पुराने पेपर के को देखते हुए और थोड़ा अनुभव को देखते हुए हम आपको फैक्ट चीज़ें बताते हैं और उनमें से प्रश्न आ भी जाते हैं। जैसे ये यहाँ से पिछली बार मैंने करवाया था, 4 किन देशों को भेजता है आता है, वो हाथ से नोट्स लिख के बनाए थे, और आपको याद होगा कुछ विद्यार्थियों को तो जो पहले पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन आ गया था। अब यहाँ से भी देखो प्रश्न बनता है कि किस देश को भारत सबसे ज़्यादा, भाई आपको जैसे सीधा सा पूछ ले कि भाई भारत किस देश को सबसे ज़्यादा सामान बेचता है, निर्यात करता है, और किस देश से सबसे ज़्यादा खरीदता है, तो आपके दिमाग में सीधा आ जाएगा कि भाई चीन से ज़्यादा खरीदता होगा, क्योंकि चाइनीज चीज़ें आपको ज़्यादा दिखती है। और अमेरिका अपने से क्यों नाराज़ है, क्यों अमेरिका इसलिए नाराज़ है, जैसे हम चीन से नाराज़ है कि भाई चीन का सामान यहाँ बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमें कम करना चाहिए, वैसे अमेरिका नाराज़ है कि भारत का सामान अपने यहाँ बहुत ज़्यादा है, हमें कुछ इस पर टैक्स लगा के और हमें इसको कम कर देना चाहिए। तो हर देश अपना तो हित सोचता ही है, परंतु सबकी अपनी परिस्थितियाँ होती है, कहीं पे कोई चीज़ें सस्ती होती है, कहीं पे कहीं वो चीज़ें बनती नहीं है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें इसमें काम करती है। तो आप मोटा मोटी 2 देश तो याद रखे लोगे कि एक तरफ चीन अपने यहाँ ज़्यादा भेजता है, यानी चीन से हम आयात ज़्यादा करते हैं, अमेरिका को हम निर्यात ज़्यादा करते हैं, परंतु एक से काम नहीं चलेगा, 4 देश आपको याद रखने पड़ेंगे, 4 की लिस्ट, ज़्यादा निर्यात किसको, आयात किसको। और कुल व्यापार, कुल व्यापार क्या होता है,
हमने चीन ने हमें सामान भेजा, तो ऐसा थोड़ी कि चीन हमसे कुछ लेता भी नहीं है, कुछ भी नहीं लेता, ऐसा नहीं है। चीन भी बाहर से बहुत सारी चीज़ें लेता है। तो दोनों लिया और दिया वो हो गया कुल व्यापार। वो चीन के साथ ज़्यादा है या अमेरिका के साथ ज़्यादा है, ये भी प्रश्न बनता है। तो ये देखते हैं कि किससे ज़्यादा आयात करता है। और वैश्विक शुल्कों, ये शुल्क है ना, टेरिफ, वो ट्रंप करता रहता था ना, टेरिफ टेरिफ के प्रभाव से किस प्रकार नए गंतव्य का मतलब अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन, कि भाई चलो अमेरिका कह रहा है कि हम तो टेरिफ लगा देंगे, हम तो सामान नहीं लेने देंगे, तो कोई बात नहीं, कोई तुम्हारा भाई दूसरा तैयार होगा सामान लेने के लिए। तो यही अब जैसे अभी मान लो ईरान पे प्रतिबंध लगाए या रूस से तेल कम आया तो फिर वेनेजुएला के रास्ते से आने लग गया, तो दूसरे तो तैयार चीज़ें, गंतव्य तो तैयार होती है, तो खोज की जा रही है। अब है निर्यात की दिशा और बाजार विविधीकरण। तो वर्तमान में अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर उच्च प्रशुल्क, टेरिफ बोलते हैं, मतलब तरह तरह के शुल्क लगा दिए, तो के बावजूद भारतीय निर्यातकों ने वैकल्पिक बाजारों की खोज कर लचीलापन दिखाया है। कि अब अपने चलो यहाँ से मान लो ज्वेलरी भेजी जा रही थी, आभूषण भेजे जा रहे थे, अमेरिका ने ज़्यादा टैक्स लगा दिया, तो वहाँ फिर वो चीज़ें महंगी पड़ रही है, तो महंगी पड़ रही है, लोग कम ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं, को दूसरे देश ढूंढ रहे हैं कि वहाँ नहीं तो चलो यहाँ पे भेजें जहाँ जिनको आवश्यकता है। तो क्षेत्र उत्पाद, परंपरागत प्रमुख गंतव्य और वैकल्पिक गंतव्य चिन्हित, कि वे परंपरागत थे या प्रमुख थे, और अब चिन्हित वैकल्पिक कि भाई यहाँ नहीं ना तो यहाँ भेज देंगे, तो ऐसे। तो देखो रत्न और आभूषण, रत्न आप जान गए ना, रत्न यानी जेम्स। रत्न क्या होते हैं, लोग अंगूठियों में पहनते हैं तरह तरह के, जैसे नीलम है, पुखराज है, हीरा है, और क्या क्या होता है, मूंगा है, ऐसे। तो वो रत्न हो गए भाई, आभूषणों में अंगूठियों में पहनते हैं, गले में पहनते होंगे, और कोई ज़रूरत पड़ती होगी, तो वो हो गए रत्न। और आभूषण आप जानते हो, सोने के, चांदी के, ज्वेलरी। तो इसकी बात करें तो ये हमेशा से, तो अपने कई सालों से अमेरिका की हिस्सेदारी 33% से घटकर 18% रह गई। पहले 33% थी, अब आधी आ गई। परंतु अब नया क्या ढूंढ लिया, कौन सी ढूंढ ली, यूएई। यूएई आप जान गए, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, जो 7 अमीरातों का देश है, जिसमें दुबई भी आता है। 7 अमीरातों से बना हुआ एक देश है यूएई। और तो एक तो यूएई हो गया अपने आभूषण और इसके मामले में, और हांगकांग हो गया। तो देखो यहाँ 34% की वृद्धि हो गई, यहाँ 23% की वृद्धि होगी। इसके अलावा बहरीन, सऊदी अरब, फ्रांस और यूके। क्लियर कि भाई अमेरिका की जगह नया क्या आ गया, यूएई और हांगकांग, दो याद रख लेना। समुद्री उत्पाद, समुद्र से बनी हुई चीज़ें, समुद्र से निकली हुई चीज़ें। तो समुद्र से निकली चीज़ों में तो कुछ तो ये कोई शंख वगैरह आ जाते होंगे, उसके अलावा जैसे मछलियाँ, और कुछ मछलियों से बने हुए मान लो कोई उत्पाद, मछली का तेल, कोई और भी चीज़ें होती होगी, तो बहुत सारी चीज़ें। तो अमेरिका को होने वाले निर्यात में गिरावट आई है। परंतु अपने वियतनाम जो है, ये अपना पड़ोसी मान लो आप, जैसे म्यांमार के उस साइड वो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, 3 देश है, उसमें वियतनाम एक बड़ा देश है। तो वियतनाम में देखो 99%, यानी उसको तेज़ी से हमने कहा इधर नहीं जा रहा, चलो इधर ले लेंगे। वियतनाम से बात हुई, उसने कहा ठीक है इधर आने दो, तो थोड़ा सस्ता भी हो गया। मलेशिया, तो एशिया में वियतनाम और मलेशिया और चीन, यहाँ पे क्या है, और यूरोपीय देशों में बेल्जियम, रूस, डेनमार्क, जर्मनी, इन्होंने समुद्री उत्पाद खरीदने शुरू कर दिए। अमेरिका ने कम किया तो इधर बढ़ गया, तो अमेरिका में कम हुआ तो वियतनाम में बढ़ गया, तो वियतनाम, मलेशिया। स्वचालित घटक पुर्जे, ऑटो कंपोनेंट, ये जो ऑटो पार्ट्स वगैरह होते हैं ना मशीनों के, तो अमेरिका को निर्यात में धीमी हुई, तो इधर यूएई। तो अपने हम नए गंतव्य क्या बन गए, प्रश्न आ सकता है, अमेरिका की जगह, तो अमेरिका की जगह यूएई बन गया, हांगकांग बन गया, वियतनाम बन गया। समुद्री उत्पाद में वियतनाम, और बाकी जैसे ये रत्न और आभूषण है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें अपने बन गया जो है, इसमें बन गया अपने यूएई और हांगकांग। ठीक है, अब कुछ और उत्पाद देखते हैं। कपड़े की बात करें, कपड़ा और उससे जुड़ा हुआ संबद्ध उत्पाद, तो टेक्सटाइल्स, अमेरिका को जो निर्यात था उसमें कमी आई है। तो ये तो सब चीज़ में आप देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनमें थोड़ा तनाव होने की वजह से कमी आई है। अब सूती वस्त्र के लिए नाइजीरिया, ये नया गंतव्य हो गया अपने। नाइजीरिया पहले भी नहीं आया ना, इसमें वियतनाम का नाम आया, यूएई का आया नाइजीरिया।
ठीक है। उसके अलावा जैसे आप अफ्रीकन देश सेनेगल, सूडान, कोलंबिया, स्वीडन, यूएई, रेडीमेड गारमेंट के लिए यूएई, पोलैंड, स्पेन। तो मुख्यतः नाइजीरिया आप याद रखें। और फार्मास्यूटिकल यानी कि दवा से संबंधित दवाइयाँ, तो जेनेरिक दवाओं के लिए अमेरिका प्रमुख गंतव्य है। ठीक है, यानी अमेरिका भारत की बहुत सारी दवाएं खरीदता है। नॉर्मली अपने दिमाग में रहता है कि भाई अमेरिका इतना आगे है हर चीज़ में, तो दवाइयाँ वगैरह, हालांकि कुछ खोज आविष्कार वहाँ ज़रूर हुए हैं, परंतु दवाइयों का जो उत्पादन है वो भारत में ज़्यादा है। पर शुल्क अनिश्चितताओं के कारण निर्भरता कम हुई है। तो बल्क ड्रग्स हेतु, यहाँ ड्रग्स का तात्पर्य वो नहीं है जो आप ऐसे पढ़ते हैं कि ड्रग्स का सेवन करता है। ड्रग्स का तात्पर्य यहाँ दवाओं से संबंधित है। तो नीदरलैंड, ठीक है, नया गंतव्य, ब्राज़ील, फ्रांस, औषधि के मामले में नाइजीरिया। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि अमेरिका भारत के से बहुत सारा सामान पहले खरीदता था, अभी भी खरीदता है, परंतु थोड़ा शुल्क बढ़ा देने की वजह से वहाँ कुछ कम हुआ है। तो फिर हमने नए गंतव्य ढूंढे हैं, जिसमें नाइजीरिया है, वियतनाम है, हांगकांग है, यूएई है, ऐसी चीज़ें हैं। तो कुछ प्रोडक्ट और उसके लिए एक एक प्रमुख देश का नाम आप याद रख लेना। सॉफ्टवेयर की बात करें निर्यात की दिशा में, भारत से होने वाले कुल सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए अमेरिका सबसे बड़ा गंतव्य आज भी बना हुआ है, क्योंकि उसके पास कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। हिस्सेदारी 52% है, यानी 52% पूरे विश्व में जितना हम बेचते हैं उससे सबसे ज़्यादा अमेरिका लेता है। हालांकि इसकी हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आई है और यूरोप की हिस्सेदारी थोड़ी सी जो है इसमें बड़ी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर के मामले में आज भी अमेरिका एक नंबर पे है। किस पे? भारत से लेता है सामान, यानी भारत निर्यात करता है सबसे ज़्यादा अमेरिका को। अब आयात स्रोतों का विविधीकरण की बात करें तो कच्चे तेल की बात करें, यानी कि क्रूड ऑयल, तो भारत जो कच्चा तेल इतने साल ले रहा था उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। गिरावट वाले पारंपरिक देश, यानी रूस से आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से भारत काफ़ी तेल ले रहा था, परंतु अमेरिका को इस चीज़ में नाराज़गी थी, क्योंकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम है और डॉलर में जो है ये खरीदारी होती है, इसलिए उन नियमों को मानना होता है। तो रूस से, जो रूस है, सऊदी अरब है, इराक है और वेनेजुएला से होने वाले तेल आयात में गिरावट आई है। बढ़त वाले नए देशों की बात करें तो जैसे अमेरिका है, अमेरिका तो ये चाह रहा है कि वो हमसे तेल खरीदें, पूरी दुनिया उनसे से तेल खरीदे ताकि वो और ज़्यादा पैसे कमाए। तो अमेरिका से पहले की तुलना में, ये नहीं कि एक नंबर पे आ गया है, पहले की तुलना में बढ़त हुई है। मिस्र है, संयुक्त अरब अमीरात है, नाइजीरिया है, लीबिया है, इनसे तेल आयात थोड़ा बढ़ाया है। तो अप्रैल नवंबर 2025 के दौरान कच्चे तेल आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 4% से बढ़कर 8%, यानी पहले केवल 4% तेल आता था, तो अब 8 आ गया, यानी एक तरह से दुगुना हो गया। और यूए की हिस्सेदारी 11% हो गई है। व्यापार संवर्धन हेतु सरकार की प्रमुख नीतियाँ, अब यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तो उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन, पीएलआई योजना, उत्पादन, प्रोडक्ट और जो है संबद्ध प्रोत्साहन। अप्रैल 2020 में घरेलू विनिर्माण और निर्यात बढ़ाने हेतु, घरेलू विनिर्माण का मतलब देश के अंदर ही चीज़ें बने, मेड इन इंडिया, और निर्यात बढ़ाने हेतु शुरू की गई योजना अब कुल 14 क्षेत्रों में विस्तारित की गई है। वित्त वर्ष 2021 से 25 के दौरान आईटी हार्डवेयर, एसीसी बैटरियां और इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में पीएलआई के तहत ज़बरदस्त औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ से उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन योजना 2020 में शुरू की गई। मुक्त व्यापार समझौता, मुक्त, ठीक है, तो फ्री ट्रेड जो है समझौता। अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी तरह से फ्री है। फ्री का मतलब हो गया कि बहुत सारी चीज़ें जो है उस पर, जो बॉर्डर पे जो टैक्स लगता है उसको कम कर दिया जाता है। तो वैश्विक अनिश्चितता के दौर में सुरक्षित बाजार पहुंचने के लिए भारत ने ये नीति अपनाई है। तो भारत और यूएई के बीच में ये सीईपीए चल रहा है। भारत और ओमान के बीच में भी समझौता हुआ है, ठीक है, 18 दिसंबर 2025। ओमान के द्वारा भारत के 99% निर्यात को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की गई है, यानी भारत से जो भी सामान जा रहा है वहाँ उस पर वो अलग से टैक्स नहीं लगाता। 99.38% या लगभग 100% ही मान लो, भारत से जितने भी सामान वहाँ जा रहे हैं अलग से टैक्स लगा के वो उसको महंगा नहीं करेगा, वो जो भी भाव जा रहे हैं उसके हिसाब से। तो हो सकता है उसको वैसे ही लाभ मिल रहा उन देशों को, इसलिए। भारत यूके एफटीए
तो यूके का मतलब क्या है, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, और भारत और ओमान, ठीक है, समझौते से आने वाले वर्षों में निर्यात में भारी उछाल आने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड के साथ भी वार्ता पूरी हो गई है। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध टैरिफ एक्सप्लोरर सेवा निर्यातकों को योग्य आयातों पर मिलने वाली निर्यातों की सटीक जानकारी। तो एक प्लेटफॉर्म है ट्रेड कनेक्ट, ट्रेड यानी व्यापार, कनेक्ट यानी जोड़ना। तो इस प्लेटफॉर्म से भी क्या है, जानकारी मिलती है लोगों को। निर्यात संवर्धन मिशन कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, निर्यात को बढ़ाना है। विदेश को लाभ तो तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निर्यात होगी। तो बिखरी हुई योजनाओं को एक स्थान पर करने के लिए ये मिशन चलाया गया है। आरबीआई जो है वो भी वित्तीय राहत देती है, निर्यात ऋण देती है, उसकी अवधि को बढ़ाकर 450 दिन कर दिया है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन में भी 9 महीने से बढ़ाकर 15 महीने कर दिया है। विदेशी निवेश प्रवाह है, एफडीआई और ओडीआई, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष सीधा, विदेशी निवेश यानी बाहर से कोई यहाँ पे निवेश हुआ है। निवेश आप जानते ही हो, कोई काम धंधे के लिए पैसे लगाए जाते हैं, उसे निवेश बोलते हैं, लाभ कमाने के लिए। तो भारत में मान लो कोई कंपनी आ रही है, जापान की, अमेरिका की, किसी देश की, और यहाँ पे आके वो अपनी फैक्ट्री लगाती है, उत्पाद लगाती है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, निवेश। क्या फ़ायदा होता है देश को इससे, वो फैक्ट्री वगैरह यहाँ पे आई है तो सरकार कुछ टैक्सेस लेती है, वो फ़ायदा हो गया। उसके अलावा यहाँ के लोगों को रोज़गार देना ही पड़ेगा, आसपास के लोगों को, तो वो फ़ायदा हो गया। फिर उसके अलावा जैसे वो कोई टेक्निक वगैरह वो भी अपने यहाँ हम सीखते हैं, उसको देखते हैं। तो ऐसे करके एफडीआई जो है, इसका फ्लो है, इसको काफ़ी महत्व दिया जाता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ज़्यादा से ज़्यादा भारत में आए। तो वैश्विक स्तर पर निवेश में सुस्ती के बावजूद भारत में वित्त वर्ष 24-25 में कुल एफडीआई अंतर प्रवाह 13% बढ़ा है, और कितना हो गया, 81 बिलियन डॉलर रहा। यानी 81 बिलियन डॉलर का भारत में विदेशी निवेश आया। और ये जो शुरुआत के जो महीने हैं, अप्रैल से नवंबर, इसमें ये 64 बिलियन डॉलर का रहा। एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह है। वित्त वर्ष 2025 में यूएसडी का मतलब डॉलर, अमेरिकन डॉलर 51 बिलियन रहा, जिसका 60% का हिस्सा मुख्य रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सेवाओं, ट्रेडिंग, ऑटोमोबाइल और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आया। तो एफडीआई में ज़्यादातर जो निवेश हुआ है वो किस में हुआ है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के भी, जैसे कंप्यूटर की चीज़ें मान लो बन रही है, जैसे आप लैपटॉप खरीदते हो, लेनोवा का, कहते भी चाइना का है, या मान लो कोरिया का है, परंतु सीधे वहाँ से थोड़ी आ रहा है, इंडिया में बन रहा है, फैक्ट्रियाँ यहाँ हैं। तो सेवा, ट्रेड, ऑटोमोबाइल और नवीकरणीय ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि की जो प्लेटें वगैरह वो, तो एफडीआई ज़्यादातर इन चीज़ों में आ रहा है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, तो ग्रीन फील्ड हो ही गए जो सौर ऊर्जा से संबंधित, तो इसमें ग्रीन फील्ड डिजिटल निवेश के लिए दुनिया का सबसे बड़ा गंतव्य बनकर उभरा है भारत। यूएसडी 114 बिलियन। अभी हमने करंट अफेयर में भी पढ़ा था कि यूएई राजस्थान में बहुत बड़ा सौर ऊर्जा का संयंत्र लगा रहा है। एफडीआई पर रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या होता है, ब्याज। केयर एज के विश्लेषण के अनुसार भारत में अंतर प्रवाह एफडीआई पर औसत रिटर्न 7.3% है, जो थाईलैंड, ब्राज़ील और से काफ़ी अधिक है। ठीक है, अब है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। इसमें क्या फ़र्क है, आउटवर्ड एफडीआई, समझ गए, या फिर ओडीआई। इसको आउटवर्ड एफडीआई या ओडीआई, यानी एक तो था प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वो भारत में आ रहा है, यह है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। बात वो ये घूम फिर के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, यहाँ पे वो है कि भारत की जो कंपनियाँ हैं वो भी तो दूसरे देशों में जाके अपने संयंत्र लगा रही है, अपना निवेश कर रही है, तो इसे बोलते हैं ओडीआई। ये आप ध्यान रखें, ओडीआई, आउटवर्ड, बाहर की ओर। तो भारतीय कंपनियों के द्वारा विदेशों में किए जाने वाले निवेश को ओडीआई कहते हैं। यह वित्त वर्ष 2024 के यूएसडी 14 बिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 23 बिलियन हो गया। तो अब आप देख लो कि भारत में विदेशी निवेश आया 81 बिलियन डॉलर, तो भारत की कंपनियों ने भी दूसरे देशों में जाके 23 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। भौगोलिक संरचना की बात करें तो भारत का जो कुल ओडीआई है उसमें सर्वाधिक हिस्सा सिंगापुर का है। ध्यान रखना कि भारतीय कंपनियां जो सबसे ज़्यादा निवेश कर रही है कौन से देश में कर रही है, तो आपको ध्यान रखना है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में।
निवेश हुआ। इसके बाद अमेरिका में भी हुआ है। देखो अमेरिका में भी भारतीय कंपनियां जाके वहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रही है, यूएई में भी और मॉरिशस में भी। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें, विदेशी मुद्रा भंडार क्या है भाई, जैसे जो पेट्रोल है या और चीज़ें खरीदनी होती है तो वो डॉलर में खरीदनी होती है। तो विदेशी मुद्रा भारतीय जो लोग कमाते हैं कंपनियों में और में, तो भारत में आता है पैसा और डॉलर में आता है। तो वो जो डॉलर है उनका भंडार, यानी उनको जो रखा जाता है सुरक्षित, तो वो जो डॉलर है वो काम आता है आपातकाल में तेल आदि खरीदने के लिए। तो उसको बोलते हैं विदेशी मुद्रा का भंडार, फॉरेक्स रिजर्व है ये, अपने पास में रिजर्व है। तो 16 जनवरी 2026 तक का विदेशी मुद्रा भंडार यूएसडी 701 बिलियन डॉलर हो गया है। तो ये काफ़ी मात्रा है। ये आप देख लो, एक साल में जितना पूरे साल भर में वस्तु और सेवा का निर्यात 825, उतना है ये लगभग, आप देख लो। तो 701 बिलियन डॉलर है, तो जो कि काफ़ी अच्छी स्थिति है। यह 11 महीने से अधिक के वस्तु आयात को कवर करने के लिए जो है काम आता है, और देश के कुल बकाया विदेशी ऋण के लगभग 94% भुगतान के लिए पर्याप्त है। तो इतना एक बड़ा भंडार है, ये भी एक अच्छी अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति है। स्वर्ण भंडार की बात करें, सोने का जो भंडार है भारत में, तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में मामूली कमी के विपरीत भंडार में सोने का घटक तेजी से बढ़कर यूएसडी 117 बिलियन हो गया। वैश्विक अनिश्चितता के दौर में गैर डॉलर आरक्षित संपत्तियों कि भाई डॉलर के अलावा अगर अपने को भुगतान करना पड़े तो सोने के रूप में कर सकते हैं। विनिमय दर की प्रवृत्तियाँ क्या रही, एक्सचेंज रेट 1 अप्रैल 25 से 16 जनवरी 2026 के दौरान अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया जो है वो गिरावट हुई है। ये आपको ध्यान में होगा कि डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया में गिरावट आई है, तो लगभग 5.4। तो ये हो गई बात। तो यानी कि अगर हम बात करें डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया जो वो कमज़ोर हुआ है, इसके कई अंतर्राष्ट्रीय कारण होते हैं। तो 5.4% कमज़ोर हुआ है आज की डेट में। जैसे $1 की तुलना में भारतीय रुपये शायद 90 से ऊपर है, 90 में कुछ होंगे। आर्थिक विश्लेषण, व्यापार बनाम वित्तीय माध्यम। आर्थिक सर्वेक्षण के शोध मॉडल के अनुसार रुपये के मूल्य में 1% की वृद्धि होने से निवल कुल व्यापार में 1.26% की गिरावट आती है। रुपये का मूल्य अगर बढ़ता है तो व्यापार में गिरावट भी आती है। हालांकि रुपये का मूल्य गिरना वैसे अच्छी बात नहीं, परंतु कई बार आपने देखा होगा कि रुपये के मूल्य में कृत्रिम गिरावट भी की जाती है व्यापार को बढ़ाने के लिए। अतः निवल आधार पर कमजोर मुद्रा रुपये का अवमूल्यन, जैसे रुपये का अवमूल्यन भी किया गया था 1992 के आसपास, मूल्य ह्रास भी बोलते हैं, भारत के कुल वस्तु व्यापार के संतुलन के लिए सकारात्मक और लाभकारी भी साबित होता है। कि भाई रुपया, ऐसे तो मान लो जापान है, तो जापान का भी जो मुद्रा है येन, वो डॉलर की तुलना में काफ़ी कम है, 100-150 के आसपास है। तो केवल डॉलर से तुलना करके हम ये नहीं मान सकते कि भारतीय रुपया गिरा इसका मतलब बहुत बुरी हालत हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है। और ये कई बार कुछ मामलों में अच्छी हालत भी होती है कि रुपया डॉलर की तुलना में गिरा है तो अपना व्यापार बढ़ता है इससे क्योंकि निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। अब है परीक्षा उपयोगी तथ्य। अगर रिविजन करें तो रिकॉर्ड निर्यात कितना रहा, 825 बिलियन डॉलर। आयात कितना रहा, 919 बिलियन डॉलर। तो व्यापार अधिशेष किस में है, व्यापार घाटे की स्थिति है। व्यापार घाटे को कम करने वाला कारक क्या है, सेवा व्यापार। सेवा, वस्तु और सेवा हमने अलग अलग पढ़ा, तो सेवा जो है उसके मामले में भारत अधिशेष में है। एफडीआई पर रिटर्न 7.3% रहा। भारत का जो ओडीआई है वो सिंगापुर में सबसे ज़्यादा भारत ने निवेश किया। विदेशी मुद्रा भंडार 701 बिलियन डॉलर हो गया। अभी और है नीचे, आप मैं सोचना, नया एफटीए समझौता भारत और ओमान के बीच में, भारत और यूएई के बीच में, भारत और यूके के बीच में। अब बात आती है भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार और व्यापार संतुलन सारणी कि भाई भारत जो है उसका किन देशों के साथ में कितना व्यापार है। तो क्रम संख्या सर्वाधिक आयात वाले देश, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो सबसे ज़्यादा आयात हम किससे करते हैं, चीन से। यानी भारत में सबसे ज़्यादा सामान किस देश से आता है, चीन से आता है। कितना, 131 बिलियन डॉलर का। भाई अपने कुल जो 919 का आ रहा ना, उसमें से 131 बिलियन चीन से आ रहा है। पहले ये चारों देश देख लो। फिर 2 नंबर पे क्या है, रूस। भाई कच्चा तेल अपने काफ़ी मात्रा में आता है। 3 नंबर पे है अमेरिका, जिससे अपने सामान भारत में आता है। 4 नंबर पे है यूएई, जिससे हम सामान खरीदते हैं। तो 4 देश आपको याद हो गए, चीन, रूस, अमेरिका, यूएई। चीन,
रूस, अमेरिका, यूएई, जिनसे हम ज़्यादा सामान लेते हैं, यानी भारत इंपोर्ट करता है, इनसे सामान लेता है। चीन से तो आपको पता ही है, फिर हमें रूस है, फिर अमेरिका है 3 नंबर पे। अमेरिका को देखो वैसे यूएसए बोलते हैं, तो ये वैसे 3 नंबर है, इसमें 3 अंक है यूएसए, तो इसका तीसरा स्थान है। रूस में 2 अक्षर है, तो दूसरा स्थान है को 2 से रूस बनता है। और पहले पे चीन आपको पता ही है, तो चीन, रूस, यूएसए और चौथा यूएई, यूएसए फिर यूएई, यू से। तो 4 तो आपको हाथों-हाथ याद हो गए होंगे, चीन, फिर 2 अक्षर रूस, 3 अक्षर यूएसए, चौथा यूएसए से यूएई। ये तो हो गए आने वाला। अब जाने वाला, भारत जो है किन किन को ज़्यादा बेचता है, सर्वाधिक निर्यात। तो आपको पता है कि अभी ट्रंप के सबसे ज़्यादा जलन या सबसे ज़्यादा ईर्ष्या किस बात की थी, कि बाहर से हम बहुत ज़्यादा सामान खरीदते हैं, भारत वाले बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं हमारा, उनको ये लग रहा था। तो एक तो आपको याद रह जाएगा कि भारत सबसे ज़्यादा सामान किसको बेचता है, एक्सपोर्ट किसको करता है, तो अमेरिका को करता है। ये तो आप कैसे याद रह जाएगा इस बात को देख के। यूएसए से ही वापस, यूएसए के तुरंत बाद आप यूएई याद कर लेना। तो वैसे भी इसमें भी यूएसए यूएई है, यहाँ भी यूएसए यूएई है, तो 1 नंबर यूएसए, 2 नंबर यूएई। 2 तो आपको याद हो गए कि भारत इनको सामान बेचता भी है। आप कहेंगे कि दोनों बातें कैसे, यूएई को हम बेचते भी है, वो तो अपनी अपनी चीज़ें हैं ना, इतनी सारी सामान, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें हमें चाहिए, कुछ चीज़ें उनको चाहिए, कुछ अपने यहाँ ज़्यादा है, कुछ उनके वहाँ ज़्यादा है, इस हिसाब से। तीसरा चीन। अब चीन इधर 1 नंबर पे अपने को देता है, 3 नंबर पे भारत से लेने वालों में है, तो चीन भी है, और चौथा पे नीदरलैंड है। तो 3 तो ये सेम ही हो गए, यूएसए यूएई, फिर तीसरा चीन, 1 का 3 हो गया, 1 का 3, और चौथा है नीदरलैंड। ठीक है। अब यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, सर्वाधिक कुल व्यापार, सर्वाधिक का मतलब क्या हो गया, कुल दिया और कुल लिया, उसमें ज़्यादा कौन सा है, तो चीन है। चीन के साथ में देखो, जैसे हमने चीन से खरीदा 131 बिलियन डॉलर का, और चीन को बेचा हमने जो बचा हुआ 20 बिलियन डॉलर का, तो कुल 151 बिलियन डॉलर का जो है चीन के साथ में व्यापार होता है। तो कुल व्यापार, लेन देन, दोनों दोनों मिलाकर अगर देखें तो 1 नंबर पे चीन है। भाई सबसे ज़्यादा आयात भी चीन का है, और सबसे ज़्यादा व्यापार भी चीन के साथ में है। दूसरा अमेरिका है। ठीक है, कुल व्यापार के मामले में समझ में आ रही है ना बात आपके, ये तो केवल आना, ये केवल जाना, ये दोनों मिलाकर। ठीक है, तो ये यूएसए हो गया, तीसरा यूएई हो गया, और चौथा रूस और सऊदी अरब, इनमें वो मतलब चलता रहता है ऐसे ऊपर नीचे। अब है व्यापार संतुलन। चीन के साथ में क्या है, आपको पता है व्यापार घाटा है। क्यों? क्योंकि भारत, हम लेते तो उसे 131 बिलियन डॉलर का, उसको बेच रहे हैं केवल 20 बिलियन डॉलर का, तो हम तो घाटे में तो है ही। पर कोई बात नहीं, हमें चीज़ें सस्ती मिल रही है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो ले रहे हैं। तो यह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक घाटा है, जो 112 बिलियन डॉलर का है। अब अमेरिका के साथ में क्या मामला है, अमेरिका के साथ में है अपने पक्ष का मामला, कि हमेशा व्यापार अधिशेष सरप्लस रहता है, हम फायदे में रहते हैं, भारत फायदे में रहता है। हालांकि हाल ही में थोड़ा सा घटा है, ये घटकर 34 बिलियन रह गया है, परंतु फिर भी अभी भी हम फायदे में। तो व्यापार घाटा सबसे ज़्यादा चीन के साथ, व्यापार में फायदा हमें अमेरिका के साथ। यूएई के साथ में सीपीए समझौते के बाद द्विपक्षीय व्यापार की काफ़ी मजबूत संतुलित दिशा में बढ़ रहा है, तो इसके साथ में संतुलन की स्थिति है। और रूस और सऊदी अरब के साथ कच्चे तेल के भारी आयात के कारण भारत का व्यापार घाटा रहता है। परंतु हमें घाटा रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम चिंतित हो जाएं कि भाई ये घाटा रह रहा है। अब हम तेल और दुनिया में कहाँ से खरीदेंगे, जहाँ से सस्ता मिले, अच्छा मिले, वही। तो भले ही वो घाटा रहे, परंतु अपने लिए वैसे फायदे की स्थिति है। परंतु इसका मतलब, घाटे का मतलब ये हो गया कि हम रूस को ऐसी कोई चीज़ नहीं दे रहे, जितना उसे खरीद रहे हैं उतना हम उसको कुछ दे नहीं रहे, उतनी उसको ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से तो चीन व्यापार अपना घाटा, अमेरिका व्यापार का फायदा, यूएई संतुलन, और रूस के साथ में व्यापार घाटा। क्लियर? सबसे ज़्यादा की हम बात करें किसको दे रहे हैं, तो सबसे पहले लेने का देख लो, किससे लेते हैं, चीन से। ठीक है, उसके बाद में किससे लेते हैं, 2 नंबर पे रूस से, 3 नंबर पे यूएसए, चौथे पे यूएई। सबसे ज़्यादा हम देते हैं किसको सामान, तो अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के बाद में 2 नंबर पे चीन, 2 नंबर पे चीन, फिर यूएई, और फिर नीदरलैंड। ठीक है, व्यापार की बात करें सबसे ज़्यादा चीन के साथ में, फिर अमेरिका के साथ में है।
फिर यूएई के साथ में। तो ये आपको 4 याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 एग्जाम में तो पूछा गया था, अब की बार देखो क्या रहता है। अब परीक्षा की दृष्टि से और इम्पोर्टेंट, जैसे शीर्ष स्थान में बदलाव, चीन पुनः अमेरिका को छोड़कर पीछे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। पहले एक टाइम अमेरिका बन गया था, अब पहले लगातार 4 वर्षों तक अमेरिका प्रथम स्थान पर था। प्रथम स्थान किसमें, लेना देना दोनों को मिला दे तो अमेरिका था। अब अमेरिका में ट्रंप की वो गड़बड़ी की वजह से चीन आ गया है। व्यापार घाटा, भारत का सबसे बड़ा घाटा चीन के साथ में है, और व्यापार अधिशेष अमेरिका के साथ में है, भारत फायदे में है। यूरोप के प्रमुख गंतव्य में नीदरलैंड, यूरोपीय देश है नीदरलैंड, बहुत बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। तो क्लियर हो गई। अब भारत का वस्तु व्यापार, शीर्ष 4 निर्यात और आयात वाली वस्तुएं, कि भाई कौन सी चीज़ें हम ज़्यादा खरीदते हैं, कौन सी चीज़ें हम ज़्यादा बेचते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो शीर्ष 4 निर्यात वाली वस्तुएं, टॉप एक्सपोर्ट हम क्या क्या करते हैं। एक तो पेट्रोलियम उत्पाद, जैसे रिफाइंड तेल हो गया, तैयार किया हुआ तेल, कुछ देशों के पास रिफाइनरी नहीं है, इसलिए डीजल आदि भारत का निर्यात बास्केट का बड़ा हिस्सा है। तो 1 नंबर पे पेट्रोलियम उत्पाद ही है, और ये चीज़ कच्चा तेल सबसे ज़्यादा हम लेते हैं, और कच्चा तेल लिया, उसको बढ़िया तैयार किया, उसको थोड़ा बढ़ा दिया, उसके चीज़ें उसमें से निकाली, अलग अलग कर दिया, और वो चीज़ें और तैयार तेल वापस भी बेच दिया। कोई फ़ायदा हो रहा तो क्यों नहीं बेचें। तो ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सबसे बड़ा आयात, तो अपने को कच्चा तेल चाहिए, उसमें से काफ़ी कुछ इंडिया में काम में ले लिया, कुछ विदेशों में भी बेच दिया, कुछ उसके उत्पाद बेच दिए। तो पेट्रोल हो गया सबसे निर्यात में 1 नंबर पे। 2 नंबर पे दूर संचार उपकरण, यानी टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स। पीएलआई योजना के बाद में इसमें 51% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। पीएलआई के बारे में हमने पढ़ा था, 2020 में बनी थी। 3 नंबर पे दवा निर्माण है और जैविक उत्पाद है, जेनेरिक दवाओं के मामले में। और 4 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और उपकरण है। 2 नंबर पे तो कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक, और ये इलेक्ट्रिक मशीनरी। तो 4 हो गए आपको सबसे ज़्यादा कौन कौन से। 1 नंबर पे क्या है, पेट्रोलियम उत्पाद। 2 नंबर पे जो है वो ये दूर संचार उपकरण। 3 नंबर पे दवा, और 4 नंबर पे इलेक्ट्रिक मशीनरी। ये तो हम ज़्यादा देते हैं। हम लेते क्या क्या है, तो कच्चा पेट्रोल लेते हैं, आपको पता ही है इसकी आपने कीमत इसलिए बढ़ी है, युद्ध चल रहा है, तेल हाथ नहीं आया, ठीक है। दूसरा सोना, आपको पता है भाव बढ़े हुए हैं। मजबूत घरेलू मांग मजबूत है, और कीमतों में उछाल के कारण इसमें भारी वृद्धि देखी गई है, 27% की सोना। फिर है इलेक्ट्रॉनिक घटक और कंप्यूटर हार्डवेयर। भाई सॉफ्टवेयर के मामले में हम आगे हार्डवेयर हम खरीदते हैं, तो कंप्यूटर हार्डवेयर, ये चीज़ें घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कल पुर्जे चाहिए होते हैं। और मशीनरी, विद्युत और गैर विद्युत चीज़ें, तो ये मशीनरी इधर है वो लेने देने में। अब देखें तो भारत कच्चा तेल सबसे ज़्यादा आयात करता है, लेकिन हमारे पास रिफाइनरी क्षमता होने के कारण रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद का बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में दूर संचार उपकरण जैसे मोबाइल निर्माण भारत के शीर्ष निर्यातों में बहुत तेजी से ऊपर आया है। मोबाइल के मामले में यहाँ बनना और विदेशों में बेचना, कंपनियां भले ही विदेशी हो। और ये सुजस प्रश्नोत्तरी है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है 2nd ग्रेड के लिए। फिर आगामी जैसे आरएस है, एलडीसी है, अन्य सीईटी, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए इसमें जनवरी से जून तक का करंट अफेयर है। आगे के महीनों में फिर आगे का अपडेट भी मिलता रहेगा। ये PYQ 2nd ग्रेड जीके 21 पेपर आपने ज़रूर इसको पढ़ा होगा। ऐसे सामाजिक के लिए 13 सोलर पेपर PYQ, सामाजिक के लिए प्रश्न बैंक में राजनीति, भूगोल, शिक्षण, विद्या, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 बाकी सब्जेक्ट का भी इसका उपलब्ध है। तो PDF टेलीग्राम पे भेज दिए, आप रिवीजन कर लेना। अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम 3 और टॉपिक रह गए, कृषि, उद्योग और सेवा। तो सेवा क्षेत्र को हम लेके मिलेंगे। धन्यवाद।